जय हिंद। आज जिस विषय के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ, वो ये है कि कल सुबह 11 से 1 बजे देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन देश का जो बजट है, वो अ, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने वाली है। तो इस बजट के दौरान जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी इस बजट से क्या अपेक्षा है, इस बजट से उन्हें क्या चाहिए, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं 20 से 25 मिनट बात तो करूंगा। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं दो तीन इम्पोर्टेंट विषय जो बीच में हुए थे, इसे थोड़ा सा टच करता हूं और मेरा मेन सब्जेक्ट डिफेंस प्रोजेक्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसके ऊपर आ जाता हूं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को जो गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, इसमें दो के ऊपर मैं आपकी नजर देना चाहता हूं, क्योंकि इन दोनों के नाम जब 6 महीना पहले मैंने गलवान की लड़ाई के बारे में इसी स्टेज के ऊपर बातचीत की थी, और वहां पे 16 बिहार और जो कमांडो प्लाटून 3 पंजाब और दूसरे बटालियन से आए थे, उन्होंने किस प्रकार की शूरता दिखाई थी, इसके बारे में मैंने बात की थी। अगर आप पीछे जाएंगे तो गलवान की जो लड़ाई है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नजर आएगा मेरे आवाज के अंदर। तो इसमें दो की आज बातचीत में फिर से करूंगा। एक है सिपाही गुरतेज सिंह, ये 3 पंजाब का जो कमांडो प्लाटून या घातक प्लाटून वहां पे आया था, वो आया था। इसने यहाँ पे अपना प्राण का बलिदान दिया, लेकिन इसने कम से कम 8 से 9 चाइनीज सोल्जर्स को मारा है। इसके लिए इसे वीर चक्र, जो देश का थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, इससे उसको गौरव किया गया है। ये 3 पंजाब का था, शायद इसकी उम्र 20-25 साल के आसपास की थी। बहुत ही यंग सोल्जर था, लेकिन बहुत ब्रेवली लड़ा है। और आपको पता है कि इस लड़ाई में शस्त्र के इस्तेमाल नहीं किए गए। आपने जो शस्त्र चाइनीज आर्मी से छीन के लिए थे, यानी कि स्टिक्स थे उनके पास, आयरन के रॉड्स थे, पत्थर थे, उससे ही उनको पीटा था और उनको मारा था। तो इस सिपाही गुरतेज की बहादुरी को हमने सलाम करना चाहिए। और दूसरा, घातक प्लाटून या कमांडो प्लाटून जो 16 बिहार का था, उसके एक जो शूर थे कैप्टन भोसले, अगर मैंने उनका नाम सही लिया है, तो महाराष्ट्रियन एक ऑफिसर थे जो कमांडो प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने भी वहां पे बहुत महापराक्रम किया था, जिसके अंदर उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से उनका गौरव किया गया। और 16 बिहार को आपको पता है कि 5 16 बिहार और जो बाकी के कमांडो प्लाटून वहां पे आए थे, एक महावीर चक्र, 5 वीर चक्र और तकरीबन 4 सेना मेडल गैलेंट्री से उनका सम्मान किया गया। तो उनको एक बार हम सैल्यूट करते हैं। दूसरा, मैं क्विकली आ जाता हूं कि अ, अ, एक चाइना ने 20 जनवरी को इंक्रीज किया था हमारे देश के अंदर। जगह का नाम था नाकुला। आपको याद होगा, ये खबर 4 दिन पहले ही आई थी। 20 तारीख की खबर इतनी लेट क्यों आती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफी लेट आई थी। तो ये नाकुला पे क्यों आए थे, तो इसका सीधे दो तीन कारण है। हम जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की जो लड़ाई है, ये जीत रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो कोरोना या चाइनीज वायरस का जो प्रमाण है, ये कम हो रहा है। और हमने अभी तक 9-10 देशों को वैक्सीन ये दिया हुआ है। लेकिन जब तक सवाल है जब तक सवाल है चाइना का, वहां पे ये कम होने से बदले ये बढ़ रहा है। तो यानी कि बाकी चाइना के अंदर जहां से ये शुरू हुआ था, वहां पर ये बढ़ रहा है। और चाइना ने जो वैक्सीन तैयार किया था, वो दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि जो यूरोपियन देश थे या कुछ अफ्रीकन देश जिन्होंने ये लिया था, सभी बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और हमारा जो वैक्सीन है, सभी देश एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक लड़ाई है कि वैक्सीन की ये जो बायोलॉजिकल वॉर था, शुरू किया था चाइना ने पूरी दुनिया के ऊपर। जो महायुद्ध था बायोलॉजिकल, लेकिन उसे जीतने में दुनिया को मदद कर रहे हैं
हमारा देश, हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश की वो कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं क्विकली तीसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ, वो है कि इज़राइल एम्बेसी के पास 26 जनवरी के दिन जब हमारी बीटिंग द रिट्रीट नाम का एक सेरेमनी शुरू था राष्ट्रपति भवन के पास, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तकरीबन जहाँ पे बीटिंग द रिट्रीट में सभी वीआईपी आ जाते हैं, आम जनता वहाँ पे आ जाती है और ये जगह और जो इज़राइली एम्बेसी के बीच में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ, 5-6 गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, लेकिन ये दहशतवादी हमला था, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। शायद ये जो लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे भरोसा है कि कुछ दिन में ये पकड़े जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? नुकसान तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, ये तो बात बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये है कि आपने 26 जनवरी को जो शस्त्र दिखाए थे, ये केवल एक पेपर के ऊपर दिखाने वाले शस्त्र है। इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपका देश सुरक्षित नहीं है, आपकी राजधानी सुरक्षित नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को ये मैसेज था कि आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट मत करो क्योंकि ये देश सुरक्षित नहीं है। अर्थात अच्छी बात यह है कि दुनिया ने ये माना नहीं है और आपको पता है कि जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, खास तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाकी के देश से हमारे देश में आती है, आज हमारे देश में एफडीआई सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके सिवाय जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं तो दुनिया में वैक्सीन जो हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है हमारे कोरोना वॉरियर्स को, ये सबसे ज्यादा संख्या में किया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन कार्यक्रम हमारे देश में शुरू हुआ है, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी की ताकत बढ़ाने में आगे आने वाले दिनों में हमें मदद मिलेगी। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया बात है, देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन दुनिया को डराना, कुछ काफी सारी फैक्ट्री जो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहती थी, उनको डराने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, लेकिन ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं हुआ है। अब लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि दहशतवाद की लड़ाई जो है, इसमें सुरक्षा एजेंसी बहुत ही कम आपकी रक्षा कर सकती है। हर एक आदमी ने अपना कान और आंख खुला रखना चाहिए क्योंकि हमारी एरिया इतनी बड़ी है। अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए दिल्ली का, आज दिल्ली में पुलिस कितने हैं? 1 लाख के आसपास पुलिस है। उसमें से रास्ते पे जो गार्ड ड्यूटीज के लिए कितने आते हैं, या पेट्रोलिंग के लिए या गार्ड ड्यूटीज के लिए या सर्वेलेंस के लिए? ज्यादा से ज्यादा 10,000 पुलिस आज दिल्ली में रास्ते के ऊपर आ जाते हैं। दिल्ली में क्रॉस रोड्स कितने हैं? क्रॉस रोड्स या जिसे चौक बोलते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 से ज्यादा होंगे। तो एक चौक में कितने लोग ड्यूटी के लिए होते हैं? 10-15 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो इतना बड़ा शहर और दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन, पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा है, वहां पे 10,000 अगर पुलिस बाहर भी आते हैं तो कितना एरिया के ऊपर वो नजर रख पाएंगे? और इसके सिवाय उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है। मैं उनकी मतलब उसको ये बढ़ा के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना साफ है कि इतनी कम संख्या में हम पूरी बड़े बड़े शहरों के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हर एक आदमी ने सुरक्षा एजेंसीज के कान और आंख बनने चाहिए, जिससे हम हमारे देश को सुरक्षित रखने में मदद कर सके। और वैसे देखा जाए तो इसमें मैं आम आदमी को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूँ। दिल्ली में 26 जनवरी को जो राइट हुआ था, रेड फोर्ट पे जो गड़बड़ हो गई, 100-200 पुलिस ने रेड फोर्ट में से नीचे जंप मारी, ये तो अपने आंख से आपने देखा होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आज हर एक आदमी के पास एक बहुत बड़ा शस्त्र है जिसका वो अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। हर एक के पास मोबाइल होता है, हर एक के मोबाइल में कैमरा होता है जिससे आप वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। जिससे अगर कोई गलत चीज होती है, अगर उसको आप वीडियो शूट करके ये प्रूफ अगर आप पुलिस को दे दे, तो पुलिस फिर फेशियल रिकॉग्निशन से जो गुनहगार है उनको बाद में पकड़ सकते हैं। क्योंकि आज वीडियो के अंदर जो गड़बड़ कर रहा है उसकी शक्ल नजर आ जाती है, कहाँ गड़बड़ कर रहा है ये पता लगता है। वीडियो के ऊपर ऑटोमेटिकली
टाइम आ जाता है कि किस समय आपने ये शूट किया था, तो कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि इस वीडियो में जो आदमी है वो मैं नहीं था, कोई और ही था। जैसे कि जिन लोगों ने हिंसाचार किया तकरीबन 40-50 तो अभी तक पकड़े गए हैं, शायद और 400-500 और पकड़े जाएँगे, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो का फुटेज अवेलेबल है, वो पुलिस के वीडियोज़ हो या सीसीटीवी कैमरे हो। लेकिन इसके अंदर जो मैं आम आदमी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इन वीडियो की शूटिंग की हुई है जो जहाँ पे प्रेज़ेंट था, और उन्होंने ये पुलिस को दिए हैं, जिससे पुलिस का काम जो गुनहगार है, जिन्होंने ये वायलेंस किया था और देश की हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद किए थे, उन्हें पकड़ने में मदद मिलेगी। अभी मैं मेरे आज के विषय के ऊपर आ जाता हूँ, जो विषय मेन है कि कल बजट होने वाला है। तो बजट में सुरक्षा एजेंसीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम देश की सुरक्षा को देखें तो बिल्कुल शॉर्ट में ही बोलना है, तो उसको 2 चीज़ों में बाँटा जा सकता है। एक तो बाह्य सुरक्षा या एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और दूसरा अंतर्गत सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी। बाह्य सुरक्षा के लिए हमारी फ़ौज ज़िम्मेदार है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स, और जो अंतर्गत सुरक्षा है उसके लिए आम तौर पे पुलिस या अर्धसैनिक दल या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ज़िम्मेदार है। आम तौर पे जो अंतर्गत सुरक्षा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आती है, और जो बाह्य सुरक्षा है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आ जाती है। और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसीज है, जिसमें आर्मी की संख्या तकरीबन 12.5 लाख के आसपास है। अगर हम आर्मी की बात करें, नेवी की संख्या तकरीबन 60-70 हजार के आसपास है। मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ। और एयरफोर्स की जो संख्या है वो 1 लाख या 10,000 के आसपास है। तो ये तो मतलब एक 14-15 लाख हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, वो है। और इसके सिवा एक नया सिक्योरिटी फोर्स जो अभी तैयार हुआ है, इसका नाम है कोस्ट गार्ड, जो हमारा या तटरक्षक दल, जो हमारी सागरी जो सीमा है उसकी सुरक्षा के ऊपर नजर रखता है। और इनको मदद करने के लिए कुछ अर्धसैनिक दल होते हैं जो पीस टाइम के अंदर हमारी कुछ बॉर्डर्स के ऊपर लगाए गए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा बांग्लादेश और भारत बॉर्डर है, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, जिनका काम है इसकी रक्षा करना। अर्थात इनके काम में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तकरीबन 4-5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, जो जम्मू से शुरू होता है और तकरीबन रण ऑफ कच्छ या वहाँ तक जाता है, जिसमें पंजाब आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है और रण ऑफ कच्छ आ जाता है, तो उसके लिए भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज़िम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर स्मगलिंग होती है, यहाँ पे फेक इंडियन करेंसी नोट्स आ जाते हैं, यहाँ पे ड्रग्स, खास तो पंजाब में आजकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और नार्को टेररिज्म जो है, वो खालिस्तानी टेररिज्म से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। खालिस्तानी टेररिज्म तो ये केवल बोलने वाली बात है, क्योंकि ये कभी भी हो नहीं सकता, ना किसी ऑर्डिनरी आदमी ने इसके पीछे जाना है। लेकिन नार्को टेररिज्म ये एक सच है कि आज बहुत सारी फैमिलीज है जो नार्को टेररिज्म से एक्सेप्टेड है। अगर आप इसके फिगर देखना चाहेंगे तो नेशनल जो हमारा एनसीबी है, नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड, उनके स्टैटिस्टिकल साइट पे देखेंगे कि आज माना जाता है लाखों हमारे युवक नशे के आहारी गए हुए हैं। तो ये नार्को टेररिज्म एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है। स्मगलिंग होता है, और हमारा जो कोस्टल एरियाज है वहाँ से स्मगलिंग होता है, वहाँ से फेक इंडियन करेंसी नोट्स आते हैं। दहशतवादी हमला होने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि अगर दहशतवादी हमला हो जाता है तो शायद हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इसलिए पाकिस्तान डर जाता है और वो दहशतवादी हमले नहीं करता। लेकिन जो नीचे वाली चीजें हैं, यानी कि स्मगलिंग है, बेकायदा व्यापार है, फेक इंडियन करेंसी नोट को भेजना है, नारकोटिक्स को भेजना है, कभी बॉम्ब स्फोटों के सामान भेजने हैं, ये तो चलता है, जिसके लिए हमारी जो सागरी सुरक्षा है ये और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसमें शक नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय जो हमारी नेपाल और भूटान की बॉर्डर है, वहां पर सीमा सुरक्षा बल, ये एक अर्धसैनिक दल तैनात है। वैसे देखा जाए तो ये ओपन बॉर्डर है, यानी कि अगर आपको नेपाल में जाना है तो आपको पासपोर्ट की जरूरत
नहीं होती, या भूटान में जाना है तो भी बिना पासपोर्ट के आप जा सकते हैं। लेकिन आज बात यह है कि यहाँ से दहशतवादी तो इतने ज़्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत तो आ जाते हैं, खास तो नेपाल से, लेकिन वहाँ से भी ड्रग्स आते हैं, वहाँ से भी फेक इंडियन करेंसी नोट्स आती है, और काफ़ी बार वहाँ से जो दहशतवादी है, उनके जो बड़े नेता हैं, वो वहाँ से आते हैं। तो इसलिए ये बॉर्डर और अच्छा गार्ड करने की ज़रूरत है, जिससे और प्रॉब्लम यह है कि एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पे सुरक्षा दलों की संख्या कम होती है, तो तंत्रज्ञान को यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि हमारी जो बॉर्डर है, ये सुरक्षित रहे। और जब तक सवाल है पाकिस्तान के साथ एलओसी का और चाइना के साथ एलएसी का, यहाँ पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी कहाँ पे डिप्लॉयड है? आज एलएसी यानी कि जो लद्दाख वाली बॉर्डर है, वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है। जो एलओसी जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर 780 किलोमीटर का है, वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है। और चाइना के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, यानी कि वो अरुणाचल प्रदेश में हो या सिक्किम में हो या उत्तराखंड में हो, इन सब जगह पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है। और कुछ-कुछ एरिया के अंदर आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे चाइना बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से नाथुला में गड़बड़ हो गई थी, उस प्रकार की गड़बड़ होने की अंदेशा है। और जो लद्दाख बॉर्डर है, यहाँ पे क्या हुआ था, इसके ऊपर तो हमने काफ़ी बात की हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? बात सीधी और साफ है कि चाइना हमारे साथ पंगे लेता रहेगा, हमें तंग करता रहेगा, हमारी एरिया में एन्क्रोचमेंट करने का प्रयत्न करता रहेगा, क्योंकि मेन कारण यह है कि आज चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है कि कोरोना, जो भस्मासुर उन्होंने तैयार किया था, जिसे अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप ग्लोबल टाइम्स की फिगर देखेंगे तो चाइना में ये काफी जगह पे फैला हुआ है। इतना ही नहीं तो 20 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन में रखा हुआ है, और उन्होंने काफी जगह के ऊपर लॉकडाउन को डिक्लेयर किया हुआ है। आज हमारे देश में लॉकडाउन कहीं पे नहीं है, लेकिन चाइना में है। तो इस प्रकार का जो इंटरनल उनकी प्रॉब्लम्स है, उससे ध्यान हटाने के लिए वो हमें तंग करते रहेंगे, हमारे एरिया में एनक्रोचमेंट करते रहेंगे। इसलिए हमारी जो एरिया हमारा जो भाग है, उसके ऊपर हमें नजर रखना पड़ेगा। तो बात ऐसे है कि जो बजट है, इसमें क्या हमारी अपेक्षा है? जो बजट है, जिसमें बजट बजट के 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, और दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब ये होता है, वो पैसा उसके लिए खर्चा किया जाता है, जहाँ पे सैनिकों का पे है, जो रिटायर होते हैं उनका पेंशन है, उनके शस्त्र है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसका खर्चा है। उसके सिवाय आप जहाँ पे रहते हैं, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। यानी कि जो डेली खर्चा होता है, राशन है, एम्युनिशन है, पानी है, शस्त्र है, इन सब के ऊपर जो खर्चा होता है, उसे ब्रॉड तौर पे रेवेन्यू बजट बोला जाता है। और जो मॉडर्नाइजेशन के लिए जो बजट खर्चा किया जाता है, उसे ब्रॉडली कैपिटल बजट ये बोलते हैं। बजट में होना क्या चाहिए कि रेवेन्यू बजट ये कम होना चाहिए, यानी कि हमारा जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है वो, और बजट बढ़ना चाहिए, वो है कैपिटल बजट। क्योंकि कैपिटल बजट से जो हमारे शस्त्र होते हैं, उसका आधुनिकीकरण किया जाता है, या नए शस्त्र जो है उसे हम खरीदते हैं। अभी ब्रॉडली पैटर्न क्या है? ब्रॉडली पैटर्न ये है, अगर हम हमारी डिफेंस बजट को पिछले 70 साल का इतिहास देखें, तो आपको नजर आएगा टिल 1962 बजट, जो डिफेंस बजट था, इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करता था, कि क्योंकि तब जो हमारे रूलर्स थे, उनका कहना था कि वी डोंट रिक्वायर आर्मी, पुलिस आर गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर सिक्योरिटी नीड्स। इसके बारे में जो कोटेशन है, ये मैंने इसके पहले प्रेजेंटेशन जो मैंने की थी, उस पर ये दिखाया था, यानी कि आर्मी की जरूरत नहीं है। 62 की लड़ाई हो गई, और हमारा क्या वहां पे किस प्रकार से नुकसान हुआ, ये आपको पता है। लेकिन 62 के बाद डिफेंस बजट काफी बढ़ा है, क्योंकि चाइना ने आपको एक थप्पड़ मारी। तो बजट 62 से लेकर 1970 तक डिफेंस बजट जरूर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे हमारी जो माउंटेन डिविजन्स थी,
और माउंटेन्स पे चाइना के साथ हमने जो फौज डिप्लॉय की, वो उस समय ये डिप्लॉयमेंट या तैनाती हो गई थी। 72 के बाद फिर ऑपरेशन काराकोरम शुरू हुआ। उसके बाद हमारे देश में दहशतवाद, खालिस्तानी दहशतवाद, कश्मीर का दहशतवाद, इंसर्जेंसी, ये सब शुरू हुआ। तो इसके बाद इस बजट के ऊपर का फिर लक्ष्य हट गया। मैं पिछले 10 साल की बात करूँगा, जब अभी ये जो फिलहाल की सरकार है, पिछले 5 साल से है, ये मेरे ख्याल से 6 साल हो गए हैं। तो इस 6 साल में क्या हुआ, इसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए बात करूँगा, और इसके पहले के जो 10 साल थे, वहाँ पे क्या हुआ, वो बात करूँगा। जो पहले वाले 10 साल थे मोदी सरकार आने से पहले, तभी डिफेंस बजट बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि कम होता रहा। क्योंकि होता क्या है कि बजट में जो इंक्रीज, वैसे देखा जाए तो बजट 2-3-4% से हर साल इंक्रीज तो हो जाता है, लेकिन हमारे शस्त्र जो है 70-80% ये हम परदेश से लाते थे। तो शस्त्र की जो कीमत है वो हमें डॉलर्स में देना देना पड़ती थी, और जो शस्त्र का जो कीमत है वो काफी जल्दी बढ़ता है। इसे कॉन्ट्रैक्टेड कीमत बोलते हैं। तो ये कीमत बढ़ता था, जिससे हमारा बजट नए शस्त्र लेने के लिए हमेशा कम पड़ता था। मैं आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक ही एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। ये हमने रशिया से खरीदी है। तब उसका नाम था एडमिरल गोर्शको। गोर्शको ये रशिया का एक अच्छा सेनानी था। उसके नाम के पीछे इन्होंने ये इस बोट को ये नाम दिया था। जब हमने प्लान किया, मेरे अंदाज से 2003 में, कि हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो रशिया को हमने पूछा। रशिया ने बोला कि हम आपको ये कैरियर 1.3 बिलियन डॉलर्स के लिए दे देंगे। रिपीट करता हूँ, 1.3 बिलियन डॉलर्स। 2003 या 2002 की यह बातचीत होगी। लेकिन ये हमारे देश में पहुंचा कब? तो 2013, यानी कि 10 साल के बाद वो हमारे मुंबई में आके पहुंचा, 10-11 साल के बाद। तभी तक ये कीमत कितनी हो गई थी? तो वो ऑलमोस्ट 2.7 बिलियन डॉलर्स इतनी कीमत हमने अल्टीमेटली फाइनली पे की। यानी कि शुरुआत हुई 1.3 बिलियन डॉलर से, लेकिन 10 साल में ये 1.3 से बढ़ के 2.7 बिलियन डॉलर्स हुई। आप में किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ था। लेकिन इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ाई कीमत, वो आपको लेना था, क्योंकि कीमत बढ़ती रही वगैरह वगैरह। तो अ, अ, हमारी बजट कितनी बढ़नी चाहिए? जो इन्फ्लेशन होता है, जो कीमतें बढ़ती है, कम से कम उससे ज्यादा होनी चाहिए। वो कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन नाम की तो चीज आप भूल ही जाओ। लेकिन हमारे शस्त्र ये पूरे पुराने हो गए। और मैं दो जो हमारे सेनानी हैं उनकी स्टेटमेंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जो हमारे आर्मी के नंबर 2 के होते हैं, नंबर 1 तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, नंबर 2 पे वाइस चीफ होंगे। तो वाइस चीफ ने डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एक स्टेटमेंट दिया कि आर्मी की 72% जो इक्विपमेंट है ये ऑब्सोल्यूट है, लड़ने के काबिल नहीं है। ये स्टेटमेंट वाइस चीफ ने ओथ के ऊपर डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी पे दिया है। यानी कि हमारे शस्त्र ये बहुत पुराने हैं। मिग विमान कितने पुराने हैं, रनगाड़े कितने पुराने हैं, तोपखाने कितनी पुरानी है, हमारी राइफल्स कितनी पुरानी है, इसके बारे में मीडिया में बहुत बातचीत हो गई है। तो ये हुआ। और दूसरे जो हमारे एयर चीफ थे, जिन्होंने ये जो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर मार्शल धनोआ जी ने प्लान किया था। बहुत ही बढ़िया सोल्जर है। उन्होंने बहुत बार बोला है कि द इंडियन एयरफोर्स इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग अ टू फ्रंट वॉर। यानी कि एक साथ अगर पाकिस्तान और चाइना लड़ाई करता है तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 44 स्क्वाड्रन, लेकिन हमारे पास है 30 स्क्वाड्रन। तो ये उन्होंने ये बिल्कुल सबके सामने बोला है। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, ये फैक्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि पिछले 5 साल से क्या हुआ जब से ये मोदी सरकार आई है। बात यह है कि जो डिफेंस बजट है ये जरूर बढ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। 7 या 8% से ये बढ़ी है। अगर आप पिछले 5 साल की फिगर्स लेंगे तो एग्जैक्ट फिगर्स, जब बजट अनाउंस होगा तो मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तरीके से आपको ये दिखाऊंगा। और कमिंग वेडनेसडे को हम जो बजट में मिला, हमें मिलेगा कल,
इसके हम एनालिसिस करेंगे। तो शॉर्ट में अगर बोला जाए तो बजट बढ़ा, लेकिन बजट का जो आधुनिकीकरण करने के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सका, क्योंकि पेंशन और जो पे है ये काफी बड़ा है, इसलिए आधुनिकीकरण ये हो नहीं पाया है। अभी जब 5 मई को जब चाइना ने अतिक्रमण किया, तो उसके बाद क्या हुआ? तब हमने कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की। आपको याद है कि न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि हम 20-25 जो सुखाई विमान है वो रशिया से लेने वाले हैं। 20-25 हम मिग-29 ये रशिया से लेने वाले हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स के कारण हमारे ये जो सुखाई है, हमारे जो मिग्स है, इनकी संख्या कमी हुई है, तो उसको उसकी भरपाई करने के लिए हम लेने वाले हैं। तो ये इमरजेंसी परचेस है। ऑब्वियसली रशिया इसके ऊपर हमारे हमारे से ज्यादा कीमत लेगा। अगर ये नॉर्मल इसमें रिप्लेस होते तो शायद कम कीमत में मिल जाते, लेकिन इमरजेंसी रिप्लेस करना है तो नहीं। दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा कि कारगिल युद्ध के पहले कारगिल का जो 3,500 किलोमीटर का जो सीमा है, वहां पे हमारी एक ब्रिगेड तैनात थी। वहां पे पाकिस्तान ने गड़बड़ की, तो उसके बाद अभी वहां पे एक डिवीजन यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा फौज को तैनात किया है। तो जाहिर है वहां पे आपकी जो मेंटेनेंस की कीमत है ये बढ़ेगी। जो एक गुना थी उसे 4 गुना से मल्टीप्लाई करो, और एग्जैक्टली यही चीज आज हुई है लद्दाख की सीमा के ऊपर। लद्दाख की सीमा के ऊपर जो ईस्ट लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, जहाँ चाइना के साथ जो सीमा लगी हुई है, वहां पे हमारी केवल एक डिवीजन थी, यानी कि 21,000 के आसपास सैनिक थे। आज वहां पर कितने हैं? आज वहां पे ऑलमोस्ट 4 गुना सैनिक ये पहुंचे हुए। मैं रिपीट करता हूँ, 4 गुना, रिपीट करता हूँ, 4 गुना, 4 टाइम्स ज्यादा सैनिक वहां पे पहुंचे। और के क्या ये केवल लद्दाख में हाल है? नहीं जी, यही हाल है उत्तराखंड में। जहां पे ब्रिगेड थी वहां पे एक डिवीजन आ रही है, यानी कि 3 गुना बढ़ रही है। सिक्किम में जहां पे एक डिवीजन थी, वहां पे 2 डिवीजन हो गई है, क्योंकि अगर चाइना वहां पे 2 डिवीजन लाता है तो हमें भी 2 डिवीजन लानी पड़ेगी। और चाइना की फौज काफी जगह पे बिल्कुल वहां पे पास पे खड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में, जब मुझे याद है, मैंने इस सीमा की, ये सभी सीमा के ऊपर बहुत सारी नौकरी की है, जहाँ पे आधे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ हमारी एक ब्रिगेड होती थी, यानी कि 5,000 सोल्जर्स उसकी देखभाल करते थे। ये जो नाकुला वगैरह की जो बात हो रही है, या अगर आपने सुना होगा कि लोंगजू की एक बात हो गई थी, जहाँ पे चाइना ने एक विलेज बसाया हुआ है, वहां पे मैंने नौकरी की है। तो वहां पे एक ब्रिगेड होती थी। आज वहां पे 6 गुना ज्यादा फौज लगाई हुई है। तो क्योंकि एरिया बड़ा है, इतना एरिया का रक्षण करने के लिए आपको ज्यादा फौज की जरूरत है, और जितना फौज चाइना डिप्लॉय करता है उतना तो हमें करना ही पड़ता है। तो इसके लिए जरूरत है ही। तो इसलिए हमारा रेवेन्यू बजट बढ़ने वाला है या बढ़ गया है। हम अगर आप देखेंगे कि जो हमारा एलओसी है पाकिस्तान के साथ, वहां पे रोज ही फायरिंग होती है। रिपीट करता हूँ, रोज ही फायरिंग होती है। तो फायरिंग का तो खर्चा तो होगा ही। फायरिंग करोगे तो आपकी जो शस्त्र की जो लाइफ है, उसको लाइफ तो कम होगी ही, तो उस पर खर्चा बढ़ा हुआ है। जो सोल्जर्स जो मारे जाते हैं, उनका कॉम्पेंसेशन तो आपको देना पड़ता है, उनका पेंशन होता है। और आपको शायद पता होगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तकरीबन 4-4,500 सोल्जर्स हर साल अलग अलग कारणों से अपना जान गंवाते हैं हमारी सेना के। मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। और तकरीबन तो उसी शायद परसेंटेज जो होगा वो एयरफोर्स का शायद हो सकता है। नेवी का परसेंटेज कितना है मुझे नहीं पता है, अगर चाहे तो मैं बाद में कभी पता कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं तो 60 से 70 हजार हमारे सोल्जर्स रिटायर होते हैं, और उतने ही नए आ जाते हैं, क्योंकि 15 साल के बाद सोल्जर्स को अब रिटायर करते हैं। और ये जो सोल्जर रिटायर होता है, भर्ती कब होता है? 18 या 19 साल के बाद। रिटायर कब होता है? 17 साल के बाद। यानी कि उसकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 35 के आसपास। 35 के बाद ये रिटायर होता है। और जो एवरेज लाइफ ऑफ आज एक सोल्जर की है, वो 75 ईयर्स के आसपास पहुंची है। जो एवरेज उम्र आज एक इंडियन की है, तो 35 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक जो हमारी गवर्नमेंट है उसे उसे पेंशन देना पड़ता है, क्योंकि वो उसके साथ किया हुआ करार है। तो इसलिए पेंशन बहुत ही बढ़ता है, यही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कुछ इनोवेटिव फाइनेंसेस की जरूरत है। ये एक अपने आप में अलग विषय है, शायद उसके बारे में कल हमारी डिफेंस मिनिस्टर बात करेगी।
इसके सिवाय नेक्स्ट पार्ट एक तो हो गया ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में मैंने बात की, सीमा के ऊपर तैनाती बढ़ी है, सोल्जर्स को बदली करना पड़ता है वगैरह वगैरह। दूसरा पार्ट है शस्त्र। शस्त्र के बारे में मैंने बात की हुई थी। आज शस्त्र की जरूरत कितनी है, अगर आप वीडियो बाद में देखेंगे तो मैंने उसकी फिगर्स यहाँ पे डाली हुई है कि आज आर्मी को क्या चाहिए। आर्मी को आर्टिलरी गन्स चाहिए, राइफल चाहिए, स्नाइपर राइफल चाहिए, आर्म ड्रोन चाहिए। आपने पता है कि 75 ड्रोन को आपको दिखाया गया था। इसके सिवाय इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, रेडियो सेट चाहिए वगैरह वगैरह। नेवी को क्या चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, यूएवी चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तो सरकार के सामने आज कोई जादू की पोतड़ी थोड़ी है। आज हमारी इकोनॉमी का हालत क्या है, आज हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर तो होने वाली है, लेकिन इस साल में हमारी इकोनॉमी -8% से कम हुई है, ये आपको पता है। तो अगर हर एक सेक्टर में ये कम हो गई है तो ऑब्वियसली डिफेंस बजट भी सफर होने वाला है। और इसके सिवाय देश ने बहुत सारे इमरजेंसी चीजें की हुई है, खास तो जो वैक्सीन वगैरह है, इसके लिए तो खर्चा करना पड़ता है। लॉकडाउन में काफी सारा पैसा पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन को दिया था। आज हमारे जो किसान है उनको हम काफी सारे कंसेशन देते हैं, ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है, अलग जगह पे उनको सब्सिडी दिया जाता है वगैरह वगैरह। प्रोक्योरमेंट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, खास तो पंजाब और हरियाणा के अंदर। तो इस पे तो खर्चा होता है, सब्सिडी पे खर्चा होता है, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी होती है। तो ये अगर आप देखेंगे जो देश का बजट है, अप्रोक्सीमेटली 16 या 17% बजट ये एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाता है, और तकरीबन 5 या 6% बजट ये एमएचए के नीचे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, उनके लिए चला जाता है। यानी ऑलमोस्ट 20-21% देश का बजट अंतर्गत या बाह्य सुरक्षा के लिए दिया जाता है। एग्जैक्ट फिगर कितनी होगी ये बजट आने के बाद हमें पता लगेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और देश की सबसे बुरी बात यह है, आज देश में बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो टैक्स भरने के लिए ही तैयार नहीं है। जितने ये व्यापारी होते हैं, ये कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने बहुत बार पहले बोला है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। किसी भी दुकान में जाओगे तो वहां पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना। अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उसे कार्ड से पेमेंट करना, क्योंकि कार्ड से पेमेंट करोगे या गूगल पे या जो डिजिटल पेमेंट होती है तो पैसा बैंक में जाता है, जिससे उसका इनकम कितना हुआ है ये पता लगता है। अगर आप किसान है, अगर आप आपका खेती का सामान बेचते हैं किसी व्यापारी को, तो उस व्यापारी का उससे आपको रिसीट मिलती है, ठीक है, उसके ऊपर उसका पैन कार्ड होना चाहिए। और ये खबर हमने इनकम टैक्स को देनी चाहिए कि मैंने मेरे समझ लीजिए 1000 केजी पैडी या राइस बेचा है एक्स नाम के एक व्यापारी को, या मार्केट यार्ड कमिटी को। तो किसको बेचा गया है उसका पैन नंबर इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो जो इनकम टैक्स माफ है, ये केवल हमारे शेतकरी को माफ है, फार्मर्स को माफ है, व्यापारियों को माफ नहीं है। लेकिन ये व्यापारी अपनी जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये कैश में करते हैं। तो आपसे सबसे निवेदन है, कहीं पर भी जाओ, दूध की पेमेंट करनी है, राशन की पेमेंट करनी है, ग्रोसरी की करनी है, हर एक पेमेंट अगर आप डिजिटल मोड से करोगे तो देश की इनकम बढ़ाने में आप मदद करेंगे। तो लेकिन आज इनकम बहुत ही कम है, लोग पेमेंट करते नहीं है। तो ये जीएसटी वगैरह इसी के कारण से हुआ है कि जीएसटी से अभी बहुत सारा डेटा जनरेट हुआ है, तो जिससे जो टैक्सेस पे नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, कॉर्पोरेट के कुछ लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं, देने की उनकी काबिलियत है लेकिन अपना इनकम छुपा के रखते हैं। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ही हमारा बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो ही हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि लोग हमारे देश के ऑनेस्टली अपना टैक्स पेमेंट करते रहेंगे, और ताकि हमारे देश का बजट बढ़े, ताकि हमारा जो डिफेंस बजट है ये बढ़े। लेकिन आज फौजियों की जो रिक्वायरमेंट है ये काफी है, क्योंकि जो एलएसी है वो एलओसी में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि एलएसी के ऊपर पहले केवल सर्वेलेंस के लिए हमारे फौज तैनात थी, लेकिन अभी एलओसी के ऊपर तो हर 500 मीटर के ऊपर हमारी फौज तैनात है। तो अगर इतनी ज्यादा फौज तैनात होगी तो हमारा खर्चा बढ़ेगा,
और चाइना ने हमें तंग करता रहना है, तो इसीलिए हमें ये बजट बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल है। तो मैंने आपको वेरी ब्रॉडली बताया कि आर्म्स की ज़रूरत है, एम्युनिशन की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, इतना ही नहीं तो रास्ते की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि कल जो बजट होगी, इसमें इस सब के लिए पैसा जो है, वो दिया जाएगा, ताकि हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, अगर चाइना कोई गड़बड़ करता है, तो ये गड़बड़ को हम रिप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और यहीं पे मैं रुकता हूँ आपको इतना बताते हुए कि आज की जो मेरी बातचीत थी, ये जनरलाइज़्ड इन नेचर थी कि रिक्वायरमेंट ब्रॉडली हमारी क्या है और क्यों है। लेकिन जब कल बजट पब्लिश होगा, 11 से लेकर 1 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बजट पब्लिश करती है, तो उसका विश्लेषण हम वेडनेसडे यानी बुधवार को रात को 9:30 बजे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसे सुनने के लिए आएँगे, क्योंकि वो बजट बजट दिखाएगा कि हमारी देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कितनी अच्छी है। यहीं पे मैं रुकता हूँ। आप ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।